जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूटन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम साइंस के बारे में। जो दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है या एग्ज़ाम हो चुका है, वही सब प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो 2025 में जो मिलेगा प्रश्न, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको मिलेगा। यदि आप यहाँ से यह कर लेते हैं पूरा, ठीक है, तो हम इतना ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहीं से प्रश्न जितना आप कर लीजिएगा, जितना हो सके आपको हम सारा करवा रहे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न है, वो हम सारा करवा रहे हैं। यदि आप कर लेते हैं तो इससे प्रश्न एक भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। आपको सारा प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए, प्रश्न नंबर हम लोग 40 तक कर चुके थे, तो 41 से लेकर के 50 तक करेंगे। और एक उम्मीद और करते हैं, कृपया करके आप लोग थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें, आपका बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। तो दोस्तों आइए, प्रश्न नंबर 41, निर्जलीयकरण शरीर को वैसी अवस्था है जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। निर्जलीयकरण बताइए कैसी व्यवस्था है? शरीर के वैसी व्यवस्था है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में कमी आने लगती है। सबसे पहले देखिएगा, बहुत सारे ठंडा में क्या होता है कि होंठ फटना शुरू हो जाता है, अजीब तरह के घबराहट चेहरा पर आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा होने के कारण कि आप ठंडा में पानी पीते ही नहीं हैं, तो पानी नहीं पीजिएगा तो होंठ नहीं फटेगा, शौक से फटेगा। चलिए लिखेंगे आगे, तथा शरीर दुबला हो जाता है। पानी नहीं पीजिएगा, शरीर दुबला हो जाएगा। निर्जलीकरण के कारण व्यक्ति को सिर दर्द, थकावट, अचानक बेहोशी, यहाँ पर कॉमन है, अचानक बेहोशी तथा लचीलापन समाप्त हो जाता है। तो निर्जलीकरण कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कोई ऐसा टफ भी नहीं है। एक दो बार पढ़ने से आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 42, अंकुरीकरण संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, अंकुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनाजों में छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। जब इनको थोड़े पानी में भिगोकर रखा जाता है, उसे ही अंकुरीकरण कहलाता है। तो सिंपल है अंकुरीकरण, समझ में आ रहा होगा आप लोग का। प्रश्न नंबर 43, नर्सरी स्कूल संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, जो बालक 3 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें अपने आप को बड़े स्कूल में जाने के लिए तैयार करने वाले केंद्रों को नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी कहा जाता है। आगे चलेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर बालकों को अनौपचारिक तरीकों से शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक तरीका क्या है? यानी कि आप ए फॉर एप्पल भी बोलिए और एप्पल को चित्र भी दिखाइए, ये है अनौपचारिक तरीका। खेल के माध्यम से कुछ वस्तु को कोई सा भी आप पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, तो उस चीज़ को दिखाइए भी और उसे बताइए भी। अब बी फॉर बॉल पढ़ाइएगा तो बॉल भी दिखाइए और बी फॉर बॉल भी कहिए, उसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अनौपचारिक तरीका से शिक्षा दी जाती है, या खेल कूद में ही पर आरंभिक प्रत्ययों के बारे में सीख लेते हैं। खेल कूद के माध्यम से छोटे बच्चे जो होते हैं, वो खेल कूद के माध्यम से अपना शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। बालक के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने व उभरने के अवसर मिलते हैं। बालकों को कहानियाँ, गीत, चित्रकला आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है,
कि शुद्ध पेयजल के गुण संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे शुद्ध पेयजल के निम्नलिखित गुण हैं। इसका स्वाद मीठा होता है। यह जीवाणु रहित होना चाहिए। जल की हाइड्रोजन आयरन सांद्रता 7 होनी चाहिए। तो देखिए शुद्ध पेयजल के निम्नलिखित गुण हैं। तो इसका स्वाद मीठा होता है, ये जीवाणु रहित होना चाहिए, तब न शुद्ध जल बोलेंगे। समझ गए। जल की हाइड्रोजन आयरन सांद्रता 7 होनी चाहिए। शुद्ध जल में जहरीले पदार्थ जैसे सीसा, जिंक आदि नहीं होना चाहिए, तब मानेंगे शुद्ध जल है। या नाइट्रोजन युक्त होना चाहिए। तो जल के गुणवत्ता के बारे में इस प्रकार से 5 लाइन लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 45, पसर्व संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पसर्व का अर्थ जनन या बच्चे को जन्म देना होता है। समझ गए। प्रसव गर्भावस्था का अंत है, जहाँ एक या एक से अधिक बच्चे योनि से गर्भाशय छोड़ते हैं। तो गर्भावस्था के निर्धारित काल पूरा होने पर बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध के होना साधारण और सरल जन्म कहलाता है। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न, चेचक संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। यह चेचक के लक्षण संक्रमण के 7 से 21 दिन बाद शुरू होते हैं। ध्यान में रखिएगा, चेचक का संक्रमण 7 से 21 दिन के बाद शुरू होते हैं। आगे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, चेचक के संपर्क में आने वाले सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों में वो लोग शामिल हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। चेचक वैक्सीन चेचक और इसके संभावित जटिलताओं को रोकने के लिए एक सुरक्षित प्रभावी तरीका है। प्रश्न नंबर 47, डिब्बा वाहिनी नली संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, डिब्बा वाहिनी नली जिस गर्भाशय नली के रूप में जाना जाता है, ये वो नली होते हैं जो गर्भाशय से अंडाशय तक फैलते हैं और महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होते हैं। आगे चला जाए तो बात करेंगे निषेचित अंडाणु महिला स्तनधारियों के अंडाशय से गर्भाशय तक डिब्बावाहिनी नली से होकर गुजरता है। डिब्बावाहिनी नली बाल के समान साधारण उपकला है जिसमें सिलिया नामक बाल होते हैं जो निषेचित अंडे को ले जाते हैं। तो दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, खनिज लवण संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा लेश मात्र भी नहीं होती है। हमारे शरीर के कुल भार का 4% हिस्सा खनिज लवणों का होता है। दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी इनकी महत्ता शरीर निर्माण तथा सुरक्षा की दृष्टि से अमूल्य है। आगे लिखेंगे दोस्तों कि यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। भोजन में खनिज लवण की कमी से अनेक बीमारियां भी होती है। तो दोस्तों आगे चलेंगे, फलतः हमारा शरीर कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से आइए हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वायु प्रदूषण संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। वायु मनुष्य, जंतुओं एवं पेड़ पौधे के लिए अनिवार्य है। वायुमंडल में मौजूद गैस एक निश्चित परिमाण व अनुपात में होती है। जब वायु में अनावश्यक तत्व मिल जाते हैं तब
उसका मौलिक संतुलन नष्ट हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए घातक हो जाता है। वायु को वायु के दूषित होने की प्रक्रिया को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य को त्वचा रोग, मुहासे और श्वास संबंधी रोग होते हैं। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण, यदि आप दूषित प्रदूषण लेते हैं तो जिससे आपको अनेक प्रकार की बीमारियां वायु प्रदूषण के द्वारा देखने को मिलता है। दोस्तों, आइए 50 नंबर प्रश्न है, डाकघर। संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। डाकघर एक सरकारी संस्थान है। यह धन को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। डाकघर की सुविधा बैंकों से अधिक स्थानों पर उपलब्ध है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले के लिए डाकघर अधिक सुविधाजनक होते हैं। डाकघर हर आवासीय कॉलोनी में होते हैं। डाकघर में विनियोग की सुविधा को बहुत ही सरल रखा गया है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी थोड़े से ज्ञान से अपना धन जमा कर सकता है। डाकघर योजना बैंकों की योजनाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। डाकघरों द्वारा बहुत सी योजनाएं चालू की जाती गई है, जो निम्नलिखित है। पहला, डाकघर बचत खाता। दूसरा, डाकघर सावधि जमा योजना, मासिक आय योजना, किसान विकास योजना। तो दोस्तों, आइए आगे देखिए, लिखा हुआ होगा राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना खाता। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर के 60 तक। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।